साल 2018 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी 7 डेज इन एंटेबी बिल्कुल सच्ची कहानी है उन 7 दिनों की जब कुछ दहशतगर्दों ने इजराइल के एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया था। पर सिर्फ 7 दिनों के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अफ्रीका के एक देश में घुस के अपने सभी सिटीजन्स को सही सलामत रेस्क्यू किया था। और इसी इम्पॉसिबल रेस्क्यू मिशन में इजराइल के प्रेजेंट पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बड़े भाई एज अ सोल्जर शामिल भी हुए थे। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा सेकंड चैनल भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1976 के 27 जून से, जहां हमें ग्रीस का एथेंस एयरपोर्ट दिखाया जाता है। यहाँ हम एयरपोर्ट में मेंस वॉशरूम में से एक नर्वस आदमी को बाहर आते देखते हैं जिसका नाम होता है विल्फ्रिड बोस। बोस बोर्डिंग गेट पे जाते हुए अपने 2 साथियों अली और हालिद को इशारा करता है और अपनी चौथी साथी ब्रिजिट के साथ उस फ्लाइट को बोर्ड कर लेता है। ये एयर फ्रांस की फ्लाइट इजराइल के तेल अवीव शहर से पेरिस जा रही होती है और फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ मिनटों बाद ही बोस ब्रिजिट को एक इशारा करता है और वो अपने हैंडबैग में से 2 पिस्टल और ग्रेनेड्स निकालती है। अली और हालिद भी प्लेन के दूसरी तरफ से हथियार और बॉम्ब निकाल के सभी पैसेंजर्स को चौंका देते हैं और बोस प्लेन के कॉकपिट में घुस जाता है और पायलट और को पायलट को हथियार दिखा के कहता है कि ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है, इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट बंद करके सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, वरना बाहर मेरे साथी पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। ब्रिजिट अली और हालिद के साथ कॉकपिट के पास बैठे सभी पैसेंजर्स को गन पॉइंट पे डरा के पीछे बैठने के लिए कहती है और हथियारों के दम पे वो लोग उस प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उधर एक इजरायली सोल्जर भाग के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है, जहां इजराइल का प्राइम मिनिस्टर यित्शक राबिन, देश के डिफेंस मिनिस्टर शिमोन और कई बड़े मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है। सोल्जर हाईजैक का मैसेज प्राइम मिनिस्टर को पढ़ाता है और राबिन बिना बाकी मिनिस्टर्स को अलर्ट करे उससे पूछता है कि पता करो कि फ्लाइट में कितने इजरायली सिटीजन्स ट्रैवल कर रहे थे और वो फ्लाइट अब कहाँ जा रही है। फ्लाइट में हाईजैकर सारे पैसेंजर से उनके पासपोर्ट्स और आईडीज मांगते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास जमा करने लगते हैं और कॉकपिट में बोस पायलट को लीबिया में ये प्लेन लैंड कराने को कहता है क्योंकि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उनका सेक्रेटरी पीएम राबिन को बताता है कि उस फ्लाइट में 239 पैसेंजर्स हैं जिसमें से 85 इजरायली सिटीजन्स हैं। राबिन कहता है कि प्लेन एक फ्रेंच एयरलाइन का है, इसीलिए ये प्रॉब्लम फ्रांस की है। पर डिफेंस मिनिस्टर शिमोन राबिन को कहता है कि ये फ्रांस की नहीं बल्कि इजराइल की प्रॉब्लम है और हमें ही इसे सॉल्व करना होगा। प्लेन रिफ्यूलिंग के लिए लिबिया के बेनगाजी शहर में उतरता है और पेट्रोल भरते हुए प्लेन का फ्लाइट इंजीनियर प्लेन के लैंडिंग गियर्स और पार्ट्स की इंस्पेक्शन करने लगता है, पर बोस उसे ग्रेनेड से डराता है और प्लेन में वापस बैठने को बोलता है। इसके बाद स्टोरी हाईजैक वाले दिन से 6 महीने पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में ब्रिजिट, उसके बॉयफ्रेंड जॉन पाब्लो और बोस को देखते हैं जो जर्मन सिटीजन्स हैं और इनसे जबार नाम का एक फिलिस्तीनी आदमी मिलने आता है। जबार उन्हें कहता है कि उन्हीं के ग्रुप की लीडर की तरह हमारे कई फिलिस्तीनी भाइयों को भी इजरायली आर्मी ने पकड़ा हुआ है और उन्हें छुड़ाने और मीडिया की नजर में आने का हाईजैकिंग एक अच्छा रास्ता है। इसके बाद ये तीनों यमन जाके एक फिलिस्तीनी विद्रोही ग्रुप के साथ हथियारों की ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ जबार और इस ग्रुप का बॉस इनसे मिलने आता है और इन्हें कहता है कि तुम्हारी साथी को जेल में इजरायलियों ने मार डाला है और ब्रिजिट कहती है कि जरूर उन्होंने उसे टॉर्चर कर रहा होगा। जिसके बाद ये लोग इस मिशन के लिए और भी ज्यादा श्योर हो जाते हैं ताकि प्लेन को हाईजैक करके फिलिस्तीनी कैदियों के साथ ये लोग अपने बचे हुए साथियों को भी जेल से निकलवा पाएं। जबार का बॉस कहता है कि तुम लोगों को इस प्लेन को लेके युगांडा के एंटेबी शहर में लाना होगा, जहां का प्रेसिडेंट ईदी आमीन पहले से ही हमारे इस प्लान के बारे में जानता है और उसकी आर्मी हमें वहां प्रोटेक्ट करेगी। सभी इस प्लान पे एग्री करते हैं, पर कुछ दिनों बाद जुआन ब्रिजिट से इस मिशन से पीछे हटने को कहता है। जुआन कहता है कि प्लेन को अफ्रीका के युगांडा ले जाना सही नहीं है क्योंकि वहां का मिलिट्री डिक्टेटर ईदी आमीन एक राक्षस है जिसकी दरिंदगी की कहानी बेहद लोगों ने सुनी है और वो इंसानों को भी खा जाता है। ब्रिजिट कहती है कि हम किसी हॉस्टेज को मारना नहीं चाहते और हम बस इजराइल की गवर्नमेंट से फिलिस्तीनियों के साथ अपने फ्रेंड्स को छुड़वाने वाले हैं। पर जुआन को युगांडा की आर्मी और फिलिस्तीनी लोगों पे यकीन नहीं होता और वो इस मिशन पे जाने के लिए मना कर देता है। इसीलिए सिर्फ बोस और ब्रिजिट 2 फिलिस्तीनी लड़कों के साथ इस प्लेन को हाईजैक करने आए होते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहां एक लड़की एयर होस्टेस से कहती है कि शायद उसका मिसकैरेज हो गया है क्योंकि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। बोस और ब्रिजिट सभी पैसेंजर से कहते हैं कि वो बुरे लोग नहीं हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिसके बाद वो एक एम्बुलेंस बुला के उस लड़की को प्लेन से उतार देते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ करके लीबिया से बाहर निकल जाती है। पीएम राबिन को भी पता चलता है कि प्लेन अब लीबिया से उड़ के अफ्रीका की तरफ जा रहा है और उन्होंने एक लड़की को भी प्लेन से उतारा है जिसने हाईजैकर्स के सामने प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग की थी और उस लड़की के अकॉर्डिंग 3 आदमी और एक औरत इस हाईजैकिंग में शामिल हैं।
रात को प्लेन युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट पे लैंड होता है, जो एयरपोर्ट एक आइसोलेटेड और खाली जगह पे होता है। और बोस रेडियो पे सबको आज रात इसी प्लेन में सोने को कहता है और वार्न करता है कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश करी तो वो प्लेन को उड़ा देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद बोस कैप्टन को कह के प्लेन का गेट खुलवाता है और बाहर जबार उसे देख के बेहद खुश होता है क्योंकि उनका प्लान पूरा हो गया। हाईजैकिंग का दूसरा दिन शुरू होता है और सुबह होने पर हाईजैकर सभी पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकालते हैं और इस बंद पड़े पुराने एयरपोर्ट के टर्मिनल में जाने को कहते हैं। टर्मिनल के गेट पे युगांडा का प्रेसिडेंट ईदी आमीन पैसेंजर्स का अपने देश में वेलकम करता है और कहता है कि आप सब यहाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिसके बाद वो जबार के बॉस के साथ अपनी कार में बैठ के टर्मिनल से चला जाता है और बोस और ब्रिजिट के साथ सभी पैसेंजर्स उस टर्मिनल के अंदर जाते हैं। टर्मिनल के अंदर युगांडा की आर्मी वाले सभी पैसेंजर्स को थोड़ा सा खाना और पानी देते हैं और जबार अपने कुछ आदमियों के साथ सभी पैसेंजर्स पे नजर रखने लगता है। अब तक इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी पता लग चुका होता है कि हाईजैकर्स उस प्लेन को यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एंटेबी ले गए हैं और शिमोन आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के साथ अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू करने का एक प्लान तैयार करने लगता है। पास ही टेल अवीव शहर में हम एक यंग आर्मी ऑफिसर जीव उर्फ बेंजामिन को देखते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होती है क्योंकि उसे छुट्टी वाले दिन भी वापस आर्मी हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया है और वो कहती है कि तुम्हारे पास इस मिशन पे ना जाने का भी एक ऑप्शन है। पर जीव कहता है कि एक बार उन हॉस्टेजेस का सोचो जिनके पास वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा। और जीव अगले दिन बेस जाके यूनिफॉर्म पहनता है और अपनी यूनिट के साथ असॉल्ट की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो लोग हर सिचुएशन के लिए रेडी हों। उधर बोस और ब्रिजिट सभी पैसेंजर्स को एक तरफ करके टर्मिनल की एक दीवार तोड़वाते हैं और एक होल बनने के बाद पासपोर्ट्स में से नाम पढ़ के जबार सभी इजरायली सिटीजन्स को दीवार के उस तरफ जाने को कहता है। इस लिस्ट में कई बूढ़े और बच्चे भी होते हैं और कई लोग इस पार्टीशन को रेजिस्ट करने लगते हैं, जिसपे ब्रिजिट हवा में फायर करती है और सभी इजरायली लोग डर के दीवार के उस पार जाने लगते हैं। उन्हीं में से एक लड़के के पास फ्रेंच पासपोर्ट और इजरायली आईडी कार्ड मिलता है और जबार को लगता है कि यह आदमी कोई इजरायली जासूस है और वो उसे इंटेरोगेशन के लिए एक कमरे में ले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर रैबिन के ऑफिस में बड़े मिलिट्री स्टाफ के साथ डिफेंस मिनिस्टर शिमोन एंटेबी पे अटैक करने का सजेस्ट करता है और कहता है कि हम लोग किसी भी हालत में आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों ने पैसेंजर्स को रिलीज करने के लिए 92 कैदियों की लिस्ट दी है जो हमारे देश की जेलों में बंद है। प्राइम मिनिस्टर रैबिन शिमोन के अटैक वाले आइडिया के लिए मना करता है और कहता है कि हम ऐसे खुलेआम किसी अफ्रीकन कंट्री पे अटैक नहीं कर सकते और हमारी फोर्सेस को आता देख के वो हाईजैकर्स सभी हॉस्टेजेस को मारना शुरू भी कर देंगे। रैबिन एक मिलिट्री कमांडर को ईदी अमीन को कॉल करने को बोलता है ताकि इस सिचुएशन का बिना किसी वायलेंस के कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। ईदी अमीन को कॉल करा जाता है और वो कहता है कि पैसेंजर्स को आतंकवादियों ने एक बंद पड़े एयरपोर्ट के टर्मिनल में रखा है जिन्हें भारी एक्सप्लोजिव के बीच में रखा गया है और युगांडा की आर्मी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इससे उन पैसेंजर्स की जान को खतरा हो सकता है। वो ऑफिसर कहता है कि सर वो आपका देश है और आप चाहो तो इजराइल के उन पैसेंजर्स को बचाने में हमारी हेल्प कर सकते हो और ये एक अच्छा मौका होगा वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाने का कि युगांडा का प्रेसिडेंट कितना हेल्पिंग है और आप बस उन हाईजैकर्स का साथ मत दीजिए। ईदी अमीन कहता है कि अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो क्योंकि मैं हाईजैकर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारे सिटीजन की हेल्प करना चाह रहा हूँ। वो ऑफिसर कुछ और बोल पाए इससे पहले ही ईदी फोन रख देता है। पीएम रैबिन ये सब सुन के पूछता है कि ईदी अमीन फलस्तीनी हाईजैकर्स की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, जिसपे सिमोन कहता है कि ईदी इस्लामिक नेशंस को ये दिखाना चाहता है कि युगांडा उन्हें सपोर्ट करता है जिसके बदले में युगांडा को उन कंट्रीज से हथियार और मिलिट्री हेल्प मिलेगी। जिसपे रैबिन कहता है कि इसके बाद तो हमारे पास उन टेररिस्ट को रिलीज करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर सिमोन रैबिन को कहता है कि हम उन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते और रैबिन कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि एंटेबी पे अटैक करते ही वो लोग हॉस्टेजेस को मार डालेंगे। उधर ईदी अमीन मीडिया में युगांडा के इंसल्ट के डर से बचने के लिए पैलेस्टीनियों को कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए कहता है। जवार अपने एक आदमी के साथ उस इजरायली लड़के को बेहद मारता है पर जब उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़का कोई जासूस नहीं है तब वो उसे छोड़ देता है। उधर डिफेंस मिनिस्टर सिमोन प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना ही टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने का एक प्लान एग्जीक्यूट करने लगता है। मिलिट्री वाले सिमोन से कहते हैं कि ईदी अमीन हमेशा एक लंबी ब्लैक मर्सिडीज कार में ही ट्रैवल करता है, इसलिए हमारे सोल्जर्स रात के अंधेरे में इसी मॉडल की कार से पुराने टर्मिनल तक जाएंगे ताकि युगांडा के सोल्जर्स और उन हाईजैकर्स को लगे कि ईदी अमीन हॉस्टेजेस से मिलने आया है और इसी सरप्राइज एलिमेंट का फायदा उठा के हम हाईजैकर्स पे पहला अटैक करेंगे और उन्हें मार के हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लेंगे।
एयरफोर्स चीफ कहता है कि इस काम के लिए हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करेंगे और हमारे पायलट्स वो ब्लैक कार और सोल्जर्स की जीप उसी में डाल के नए टर्मिनल पे लैंड करवाएंगे। लैंडिंग के बाद हमारे सोल्जर्स उस मर्सिडीज और जीप में ड्राइव करते हुए पुराने टर्मिनल तक पहुंचेंगे और हाईजैकर्स को मार के सभी पैसेंजर्स को लेके वापस हमारे एयरक्राफ्ट तक आएंगे, जहां से हम उन्हें लेके इजराइल वापस आ जाएंगे। इस प्लान के लिए 4 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इजरायली स्पेशल फोर्सेस की 2 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और सिमोन उन सभी को इस मिशन के लिए प्रैक्टिस करने के ऑर्डर्स देता है। प्लेन को हाईजैक करे हुए आज चौथा दिन होता है और एंटेबी में ईदी आमिन मीडिया के सामने पैसेंजर्स में से कुछ फ्रेंच सिटीजन्स को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी इजरायली पैसेंजर से मिलने आता है और उनसे कहता है कि हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपकी गवर्नमेंट से है, और अगर आपकी गवर्नमेंट ने इन हाईजैकर्स की बात नहीं मानी तो कल से हर 2 घंटों में हाईजैकर्स आप लोगों को शूट करने लगेंगे, जिसकी शुरुआत बच्चों से होगी। पीएम रैबिन टीवी पे देखता है कि हाईजैकर्स ने 48 फ्रेंच नेशनल्स को रिलीज कर दिया है, जो देख के वो काफी स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि उन छोड़े गए पैसेंजर्स में से एक भी इजरायली सिटीजन नहीं होता। इस न्यूज से हॉस्टेज बनाए हुए इजरायली पैसेंजर्स के फैमिली वाले भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और पुलिस वाले को धक्का मारते हुए पीएम ऑफिस में घुस जाते हैं। वो सभी लोग पीएम रैबिन से अपने रिलेटिव्स को सही सलामत वापस लाने की मांग करते हैं और उन्हें गुस्से में देख के रैबिन उनसे मिलता है और यकीन दिलाता है उन सभी पैसेंजर्स को सेफली वापस लाया जाएगा। मीडिया और पब्लिक प्रेशर की वजह से रैबिन हाईजैकर्स की डिमांड पूरी करते हुए उन टेररिस्ट को छोड़ने के लिए मान जाता है। उधर बोस ब्रिजिट से कहता है कि हमारा मिशन पूरा होने जा रहा है क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट हमारी शर्तें मानने को तैयार हो गई है, और तभी जबार वहां आके बोस पे नाराज होता है। जबार उससे कहता है कि तूने अपना हथियार ऐसे नीचे कैसे रख दिया, और अगर इजरायलियों ने हम पे हमला कर दिया तब तू क्या करेगा। बोस कहता है कि इजराइल हमारी शर्तें मान रहा है, पर जबार कहता है कि ये उनकी चाल भी हो सकती है और हो सकता है कि वो इस टाइम का फायदा उठा के हम पे कोई अटैक प्लान कर रहे हों। उधर इजराइल में एयरफोर्स चीफ सिमोन को बोलता है कि हम अपने जहाजों को रेड सी के ऊपर काफी कम हाइट पे उड़ाएंगे ताकि अपने दुश्मन देशों के रडार में ना आ सकें, और आर्मी चीफ कहता है कि ये प्लान सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है और मैं अपने सोल्जर्स को किसी दूसरे देश में मरने के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि उन सब की जिम्मेदारी मेरी है, जिसपे सिमोन कहता है कि उनकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की भी है। हाईजैक का आज 6th डे होता है और बोस सभी पैसेंजर से कहता है कि इजराइल गवर्नमेंट हमारी शर्तें मान के नेगोशिएट करने को तैयार है और इसीलिए हम बचे हुए सभी फ्रेंच सिटीजन्स को छोड़ रहे हैं और इजरायली पैसेंजर्स भी अब फ्रंट रूम में आ सकते हैं। जब सारे फ्रेंच सिटीजन्स बस में बैठ के एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तब एयर फ्रांस का पायलट और कैबिन क्रू के लोग फैसला करते हैं कि वो लोग इजरायली पैसेंजर्स को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे और एंड तक उनके साथ रुकेंगे। उधर इजराइल में जीप एक मर्सिडीज लेके आर्मी बेस पे जाता है जब उसका बड़ा भाई और स्पेशल फोर्सेस का लीडर योनाथन उससे कहता है कि हमें ब्लैक मर्सिडीज ही चाहिए, और जीप बाकी सोल्जर्स के साथ उस कार को ही ब्लैक पेंट से ढक देता है। जिसके बाद योनाथन उन सबको एंटेबे के उस टर्मिनल पे असॉल्ट करने का पूरा प्लान समझाता है और उसकी लीडरशिप में सभी सोल्जर्स बार बार उस एयरपोर्ट में घुस के हाईजैकर्स को मारने और पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। रैबिन सिमोन से कहता है कि इस मिशन में हमारे कई सोल्जर्स के मारे जाने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स इसके लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे, पर तुम स्पेशल फोर्सेस को स्टैंड बाय पे रहने के लिए कह दो। और सिमोन कहता है कि स्पेशल फोर्सेस की टीम ऑलरेडी ट्रेन होके आपके ऑर्डर्स का वेट कर रही है। 7वें दिन एंटेबे एयरपोर्ट की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस मंगवाई जाती हैं और रैबिन और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पता लगता है कि एयरपोर्ट के आसपास कोई बिल्डिंग या पॉपुलेशन नहीं है, और योनाथन जीव और अपनी टीम के साथ उस ब्लैक कार और 2 जीप्स के साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर में चढ़ जाता है। पीएम एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाता है और सभी को इस ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और सिमोन समेत सभी लोग इसके फेवर में वोट करते हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को ग्रीन लाइट मिल जाती है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट रखा जाता है। शाम को 4 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर सोल्जर्स को लेके इजराइल से उड़ान भरते हैं और काफी नीचे उड़ते हैं ताकि किसी देश के रडार को उनकी उड़ान की खबर न लगे। पीएम रैबिन, सिमोन और सभी बड़े मिलिट्री कमांडर्स आर्मी इंटेलिजेंस के एक वॉर रूम में आके पूरे मिशन की प्रोग्रेस पे नजर रखने लगते हैं और रात को इजरायली एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेहद कम लाइट वाले एक एंटेबे के रनवे पे लैंड करते हैं। योनाथन टीम को लीड करते हुए पिस्टल में साइलेंसर लगा के कुछ सोल्जर्स के साथ उस ब्लैक मर्सिडीज में बैठ जाता है और जीव और बाकी सोल्जर्स उन्हें जीप में फॉलो करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर से उतरते हैं।
ये सभी एंटेबी के उस पुराने टर्मिनल की तरफ जाने लगते हैं जहां हॉस्टेजेस को गन पॉइंट पे रखा गया होता है और टर्मिनल के पास आते ही ब्लैक मर्सिडीज देख के युगांडा के सोल्जर्स को लगता है कि ये ईडी आमीन की कार है, पर कार के करीब आते ही योनाथन उन सोल्जर्स को साइलेंटली शूट कर देता है, पर एक सोल्जर उससे बच निकलता है जिसे योनाथन के पीछे जीप में आ रहा सोल्जर उड़ा देता है। पर इस फायरिंग की आवाज से टर्मिनल के अंदर सभी अलर्ट हो जाते हैं और जबार समझ जाता है कि इजरायली सोल्जर्स आ गए हैं और सभी फायरिंग पोजीशंस लेने लगते हैं। इजरायली टीम जीप से उतर के टर्मिनल को दोनों तरफ से घेर लेती है, पर टर्मिनल की छत पे कुछ फलस्तीनी फायरिंग पोजीशन पे होते हैं जो उन पे फायरिंग करते हैं और सबसे आगे चल रहे योनाथन को 2 गोलियां लगती हैं। योनाथन के जमीन पे गिरने के बाद भी इजरायली टीम नहीं रुकती और जीप समेत सभी सोल्जर्स टर्मिनल के अंदर घुसने के लिए भागते हैं और एक इजरायली टीम LMG से छत पे बैठे फिलिस्तीनियों को भून डालती है। जीव टर्मिनल के गेट तक पहुंच जाता है और फायरिंग कर रहे एक हाईजैकर को मारते हुए अंदर घुस जाता है, पर गेट के ठीक पीछे छुपे बोस और ब्रिजेट उसे निशाना बनाने लगते हैं, जिसपे जीव के पीछे आ रहा दूसरा सोल्जर उन दोनों को शूटिंग में मार डालता है। इजरायली सोल्जर्स अब टर्मिनल के अंदर घुस चुके होते हैं और वो सभी पैसेंजर्स को जमीन पे लेटे रहने को कहते हैं और बाकी खड़े सारे हाईजैकर्स को शूट करके मार डालते हैं। जबार एक ग्रेनेड की पिन निकाल के जीव की तरफ बढ़ता है, पर जीव और उसका एक साथी उसे भी मार गिराते हैं और कुछ ही मिनटों में इजरायली सोल्जर्स सभी हाईजैकर्स को मार के और हॉस्टेजेस को लेके उस टर्मिनल से अपने एयरक्राफ्ट की तरफ निकल जाते हैं। लेफ्टिनेंट योनाथन इस ऑपरेशन में मारा जाता है और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स उसकी बॉडी को लेके अपने एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं। उधर इजराइल में प्राइम मिनिस्टर और सभी बड़े लीडर सोल्जर्स के मैसेज का वेट कर रहे होते हैं और तभी उन्हें रेडियो पे मैसेज मिलता है कि सभी 102 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है और हमारे एयरक्राफ्ट एंटेबी से निकल के इजराइल की तरफ आ रहे हैं, जिस खबर से सभी बेहद खुश होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर सिमोन प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि ये इजराइल के लिए एक बड़ी जीत होती है। इजराइल पहुंच के सभी रेस्क्यू करे गए पैसेंजर्स बाहर निकलते हैं और यहाँ हम इस दिन की रियल फुटेजेस देखते हैं जब सभी पैसेंजर्स को सेफली अपनी कंट्री में वापस लाया गया था। एंड क्रेडिट्स में हमें बताया जाता है कि हाईजैकिंग में 4 पैसेंजर्स मारे गए थे, जबकि इजरायली फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में 45 युगांडा के सोल्जर्स, 5 फिलिस्तीनी और 2 जर्मन को मार गिराया था। योनाथन नेतन्याहू ऑपरेशन थंडरबोल्ट में मरने वाला एक लौता इजरायली सोल्जर था और अपने भाई की मौत के बाद जीव उर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर दी और आज वही बेंजामिन इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है और इजराइल और पैलेस्टीन का ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी एक मेजर वॉर इशू है। ऐसी ही एक और ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।